इतने माह साल माजी की सूरत पीछे पड़े थे और इमारतें आज खंडर बनी खड़ी थीं। दादा को वलीद बहुत पसंद आया था। बेगमा खातून से रिश्तेदारी के अलावा भी वलीद की ताबादार फितरत ने उन्हें बहुत मुतासिर किया था। और दादी ने सारी ज़िंदगी जिस हस्ती से टूट कर नफरत की थी तो वो ये बेगमा खातून थी जिन्होंने उनकी सास मरहुमा के दिल पे सारी ज़िंदगी राज किया था। बेगमा खातून उनकी सास की भांजी थी, बेहद अजीज और जान से प्यारी। निस्बत टूटने का कलंक उन्हें सारी जिंदगी रहा। किस्मत ने दादी मेहरुन्निसा का हाथ दादा के हाथ में आजमाया तो दादा ने पूरे फलूस दिल और नेक नियति से उनके हाथों को थाम लिया था, मगर सास मरहुमा के दिल से कभी बेगमा की याद न गई। दादी की सूरत भाई न सीरत, उठते बैठते भांजी को याद करती और ऐसे में दादी का दिल चाहता था कि किसी तरह बेगमा नाम की औरत को इस दुनिया से गायब कर दें, जो मौजूद ना होते हुए भी मौजूद। सारी जिंदगी इस औरत ने मेरा जी जलाया, अब रिश्तेदारी जोड़कर फिर उसका सामना करूं? हरगिज नहीं। दादी सख्ती से इनकार पर जमी हुई थी और इधर दादा ने हाँ करने के बाद शादी की तैयारी शुरू करने का अंदिया दे दिया था। निगत और अतीक के लिए ये सूरत हाल परेशान कौन थी। खलीकुज़्ज़मा की तरफ से की जाने वाली बाकायदा हाँ के बाद शुमाइला ने नीलूफर के लिए कुछ तोहफे भिजवाए थे, जिस पे दादी खूब सिफा हो रही थी। जब मैंने कह दिया कि बेगमा के घर से कोई ताल्लुक नहीं रखना तो इन तोहफे तहाइफ का क्या जवाब बनता है। बड़ी आई महारानी मोटर पे चढ़ के दौलत का रोब डालने, रमजू हट्टी वाले की बेटी होकर चली है मुतासिर करने। खुदा का खौफ करो, क्यों मेरी खालाजाद के पीछे पड़ी हो। हमारे खालू की अच्छी भली सिर्फ दुकान ही नहीं, अच्छी खासी ज़मीनें थीं। सोना उगलती हमारे अब्बा और खालू की मुश्तरका जायदाद। कोई बेगमा को शहर के घर जाकर वक्त लगा था। दादा अपनी कज़न का भरपूर दिफा कर रहे थे और यही बात दादी को खाए जा रही थी। हाँ, वही जायदाद ना, जिसके झूठे किस्से सुनाकर मेरे अम्मा अब्बा से मेरा हाथ मांगा गया था कि जी इतने खाते पीते लोग हैं हम, क्लेम में इतनी ज़मीनें इतने बाग हमारे हिस्से में आए हैं और मुझे रुखसत करा के सास साहिबा के कमरे में ले जाया गया, जहाँ ऐसी झलंगा चारपाई पे मुझ मासूम को बिठाया कि बड़ाप से चारपाई पे ऊँधे मुँह जा गिरी थी। हमारे शर्मिंदगी के सर उठाया तो नौशे मियाँ खड़े हंस रहे थे। दिल पे क्या बीती थी मैं ही जानती हूँ। हाँ, मेरे मरहूम अम्मा अब्बा ने झूठ बोला था तो मेरे मोहतरम सास ससुर ने कौन सा साफ गोई से काम लिया था। हमारी बिटिया ऐसी, हमारी बिटिया वैसी। तालीम मैट्रिक और लफ्ज़ कोइन का मतलब। शुक्रिया आता था उनकी लाडली को। दादा भी बाकायदा मुकाबले पर उतर आए थे। अम्मा अब्बा, क्या हो गया है आपको? अतीकुर रहमान माँ और बाप के सुरख पड़ते चेहरों को देखकर बेहद परेशान हो गए थे। अरे मेरी बात को इतना हल्का ना लो। इस औरत ने माजी में भी हमेशा अपनी नासमझी और कम अकली से मेरी जिंदगी अजीरन बनाए रखी। एंथोनी क्वीन, मेरा पसंदीदा हॉलीवुड अदाकार। सिनेमा में जब भी उसकी फिल्म लगती तो मैं लाजमी देखने जाता और ये ज़हीन पतीन मोहतरमा एंथोनी क्वीन से भी बैर पाल बैठी थी। उठते बैठते मुझे ताने मारे जाते थे। दादा मासी की पटारी से एक और वाकया चमक कर सुना रहे थे। हाँ तो कम जी जलाया था मेरा इस मोई अंग्रेज़न के पीछे। हर वक्त उसका तज़किरा, उसकी तारीफें। मैं और बच्चे घर पड़े हैं और ये सिनेमा में उस मनहूस की पिक्चर देखने गए हैं। एंथोनी क्वीन का अंदाज खूबसूरत, बैठना चलना मकालमे, सभी ने तो इनको असीर कर रखा था। दादी जल कर कह रही थी। मुलाहिजा कर ली अपनी वालदा की जहानत और फतानत। ये एंथोनी क्वीन ने लफ्ज़ क्वीन से कोई जनाना हस्ती गुमान किए नहीं। शुक्र है बस लफ्ज़ क्वीन का मतलब आता था। दादा किसी कदर इस्तहज़ाइया अंदाज में बोले थे। बिलाल को इतनी गंभीर सूरत हाल में भी जोर की हंसी आ गई थी। वाह दादी, आपका भी जवाब नहीं। दादा से मोहब्बत में एक मेल एक्टर से जेलस हो बैठी और दादा ने भी कभी कन्फ्यूजन दूर नहीं की। बिलाल जितना इस बात से महजूज हो रहा था, नीलोफर उतनी ही रंजीदा और संजीदा थी।
दादी, मुझे तो लगता है कि आपकी शादी कोई 17 साल की उम्र में नहीं हुई होगी, कोई 30-32 बरस की उम्र में। कोई नफसियाती गिरह तो नहीं है आपकी शख्सियत में? नीलोफर टटोलती नजरों से दादी को देखते हुए बोली। तू जाकर ट्रंक में निकाहनामा देख लो। 17 साल लिखी होगी या अपने दादा से पूछ लो, वो 20 के, मैं 17 की। दादी एतमानान से बोली। तो फिर मेरी शादी में इतनी रुकावटें क्यों खड़ी? दिलगीर अंदाज में बोली थी कि अगर शुएब मंसूर भी इस वक्त करीब होता तो फौरन उसे गोल 2 में साइन कर लेता। तू परेशान मत हो, बेगमा वाले रिश्ते को तो जाने दे, आगे इंशाल्लाह और अच्छे रिश्ते आएंगे, दादी ने पुचकार कर कहा था। दादी, इस बात की क्या गारंटी है कि अगला रिश्ता भी ऐसा ही अच्छा और खाते पीते घराने का होगा? नीलोफर का लहजा मायूसाना था। कहीं अपनी माँ की तरह तेरा भी तो दिल नहीं आ गया ऊंची हवेली पे? दादी का अंदाज टटोलने वाला था। नहीं, ऊंचे कद पे, नीलोफर का दिल चुपके से बोला था। बेगमा का पोता तुझे इसलिए ब्याह के ले जा रहा है कि तू उसकी दादी की खिदमत करे, उसके पाँव दबाए, चुटिया गूंजे, मुंह में नवाले डाले। मैं सगी दादी होकर इन खिदमतों से महरूम रही, और तू मेरी पोती होकर उस औरत की खिदमत करे जिससे मैंने सारी जिंदगी नफरत की है। उसने कभी मेरी सास को मेरा ना होने दिया। जब भी मैके आती तो खाला को खाना बनाकर खिलाती। मेरी सास मेरे पके हुए खाने मेरे सामने फेंक देती। मेरा कोई काम उन्हें पसंद न आता। बेगमा की वजह से मैं कभी सास का दिल नहीं जीत पाई। दादी के लहजे में कोई पुराना दुख बोल रहा था। तो दादी, इसमें मेरा क्या कसूर? नीलोफर का लहजा भीग रहा था। नीली, अल्लाह अपना करम करेगा और रिश्ते आएंगे, दादी तेजी से बोली। और रिश्तों में कोई वलीद रजा तो ना होगा? वलीद जिसका तस्वुर किसी बला की तरह मेरे पीछे पड़ गया है, जिसका लहजा मुझे रात को पहरों जगाता है, उसके चंद अल्फाज की तकरार ही मुझे पागल किए जा रही है। दादी, प्लीज मुझ पे कुछ दम करके फूकें, मुझे सब भूल जाए, उसकी आवाज़, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट। मुझे ऐसा कर दें जैसे मैं पहले थी, रजा विला में जाने से पहले, जैसे मैं कभी कहीं गई ही ना हूँ, किसी वलीद को ना देखा हो। वो दादी का हाथ थामे बिलक बिलक कर रो रही थी, और दादी जैसे सन्नाटे में आ गई थी। घर का माहौल एकदम से उदासी की लपेट में आ गया था। दादी की तबीयत खराब थी, हल्के बुखार के साथ मैदा भी खराब हो गया था। अगर सारा दिन वक्त बेवक्त खाती रहेंगी तो यही तो होगा। दादा ने दादी की सेहत पे तबसरा किया था। दादी की तो चलो तबीयत खराब थी, नीलोफर को क्या हुआ था? न खाना न पीना, सारा दिन मुंह लपेटे अंदर कमरे में पड़ी रही थी। घर के सारे काम वैसे पड़े थे। निगत की तो जान मुश्किल में थी। न बेटी के मिजाज समझ में आ रहे थे, न सास के हलक से कुछ उतर रहा था। दुनिया की बातें अलग परेशान किए जा रही थी। मैं बस करीम रजा को साफ साफ इनकार करना चाहता हूँ। मुझसे अम्मा की हालत देखी नहीं जा रही। ऐसा ना हो कि ये जिद उनकी जान ले ले, खुदा न खास्ता। अतीकुर रहमान बेहद संजीदा थे। कमाल करते हैं, अम्मा बालक हिट पर आई हुई हैं, आप तो समझदारी से काम लें। महज उनकी जज्बातियत को देखते हुए हम इतने अच्छे रिश्ते से इनकार कर दें? नीली को अगले माह 24वां साल लगने वाला है। तेजी से उसकी उम्र बढ़ रही है। फिर हम जैसे मतवस्त लोगों के यहाँ ऐसे मतमूल लोगों के रिश्ते कहाँ आते हैं? ये तो भला हो खाला बेगमा का, जो अब्बा से खूनी रिश्ते की बदौलत बहू बेटियों को हमारे घर तक ले आई हैं, वरना तो भाभी शुमाइला के मिजाज से पता चल रहा था कि ये रिश्ता सरासर खाला बेगमा की इमा पर हो रहा है। अम्मा तो जिद पे आई हुई हैं, आप तो कुछ समझ से काम लें। निगत ने एहसान से अतीक को समझाना चाहा था। नहीं निगत, मैं अम्मा को नाराज करके नीली को रुखसत नहीं कर सकता। मेरी बेटी तालीम याफ्ता और खुश शक्ल है, उसे बतेरे रिश्ते में फल, जूसेस, केक, कीमती काटन का सूट, ड्राई फ्रूट और दूसरी ढेरों चीजें देखकर दादी ने नरोटेपन से पूछा था, ये आप मेरी ईदी किस खुशी में ले आई हैं? मेहरन भाभी, आपकी तबीयत का सुना तो रहा नहीं गया, सोचा वलीद के साथ चलकर आपकी इयादत कराऊं। वलीद को भी अपनी दादी सास से मिलने का बहुत शौक हो रहा था। बेगमा खातून ने जरा सा हंस कर कहा तो लफ्ज दादी सास पे निकल तो पहलू बदल कर रह गई थी। कमरे में सभी मौजूद थे, मगर एक वही नजर नहीं आई थी जिसे एक नजर देखने की ख्वाहिश में वो दादी के हमरा चला आया था।
محبت، خلوص اور اپنائیت۔ زندگی کے رنگ بس انہی سے عبارت ہیں۔ ولید اپنی سیاہ چمچماتی کار میں دادی کو بہترین سہولیات سے آراستہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، جہاں بیگمہ خاتون خود ہر ماہ معمول کے چیک اپ کے لیے آتی تھیں۔ دادی، اب آپ کو بھی میں ہر ماہ ڈاکٹر کے پاس لے جایا کروں گا، دادی کے ہمراہ۔ ولید ہر 2 دن بعد عیادت کے لیے آتا تو کافی کچھ اس کے ہمراہ ہوتا تھا۔ میری بیٹی کے لیے بیگمہ کا پوتا نامنظور، اور خود اس کے ساتھ کار میں بیٹھی ان بیماریوں کا بھی علاج کروانے جا رہی ہیں جو انہیں ہیں ہی نہیں۔ بیگمہ بری، مگر اس کے پوتے کے لائے گئے پھل، میوے، کیک بڑے شوق سے کھائے جا رہی ہیں۔ پانی کی جگہ انرجی ڈرنکس پیے جاتی ہیں، آخر ٹن کے ٹن جو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اپنی ماں کے اس دوہرے رویے کو کیا نام دیں گے؟ طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے نگہت شوہر سے پوچھ رہی تھی۔ واقعی جب رشتہ ہی نہیں طے کرنا تو ولید کی ہر 2 دن بعد آمد کیا معنی رکھتی ہے؟ عتیق الرحمن بھی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ابا، رشتے میں ولید آپ کا پوتا لگتا ہے، مجھے ہر وقت اس کا گھر میں کچھ نہ کچھ لے کر آنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ نیلوفر کے لیے، میرا ایک کولیگ اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے بات کر چکا ہے، وہ باپ کے قریب بیٹھ کر دھیمے سے کہہ رہے تھے۔ عتیق الرحمن، میں تمہارے ابا کی کیا لگتی ہوں؟ دادی نے کڑے تیوروں سے بیٹے سے پوچھا تھا۔ وہ نہ جانے کب وہاں آئی تھی۔ جی اماں، آپ ہماری ماں ہیں، ابا کی بیوی۔ عتیق الرحمن بوکھلا کر بولے تھے، ماں کی بات اور انداز دونوں سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ میں خلیق الرحمن کی بیوی ہوں، ان کی نسبت سے ولید میرا بھی پوتا لگتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اسے اس گھر میں آنے سے روکنے والے؟ چہرہ سرخ، انداز جلالی۔ عتیق الرحمن تو پریشان ہو اٹھے تھے۔ اماں، وہ تو آپ ہی، اور رشتے سے انکار کس کی مشاورت سے کیا جا رہا ہے؟ اب کے زیادہ کڑے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ اماں، آپ خود ہی اس رشتے سے انکاری ہیں، پھر میں معاملے کو آگے کیسے بڑھاؤں؟ عتیق الرحمن قدرے ناراضی سے بولے۔ اچھا، میں انکاری تھی، تم آئے تھے مجھ سے مشورہ یا اجازت لینے؟ خوب تنزیہ انداز میں پوچھا گیا تھا۔ نہیں تو آپ کی اور ابا کی بحث روز تو سنتے ہیں۔ ہاں تو تمہارے ابا سے بیگمہ کے پوتے والا تنازع تھا، تم میرے پاس کلیم رضا کے بیٹے کا رشتہ آنے پر صلاح مشورہ کرنے آئے تھے جو میں نے اقرار کیا ہو؟ نگہت اور عتیق الرحمن دونوں نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ اماں کی باتیں ان کے سر سے گزر رہی تھیں۔ بیگمہ کا پوتا نامنظور، کلیم رضا کا بیٹا منظور، فرق کیا ہوا؟ بس بہت ہو گیا آنا جانا، اب بیگمہ کے سارے گھر والوں کی دعوت کرو، ولید کو داماد کی حیثیت سے بلاؤ، اور ہاں، ان سے کہہ دو اپنے شرارتی بچوں کو گھر ہی چھوڑ آئے۔ اگر کوئی شرارت کی تو اپنے لاڈلوں کے کیے کی خود ذمہ دار ہوں گی۔ حکمیہ انداز میں کہتے ہوئے دادی اندر بڑھ گئی۔ دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے نیلوفر کھڑی تھی، آنکھوں میں چمکیلا پانی تیر رہا تھا۔ دادی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ باوجود کوشش کے نیلوفر اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ پا سکی اور روتے ہوئے دادی کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو دادی، اگر آپ کی مہربانی نہ ہوتی تو سب کچھ محض ایک خواب ہی رہ جاتا۔ مہربانی اس رب کی جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرتا ہے، ہمارے سنجوگ جوڑتا ہے، پھر انہیں نبھانے کی توفیق بخشتا ہے۔ رب کی اس مہربانی پر شکر بجا لایا کرو، وہ تمہیں ہمیشہ سکون آشنا رکھے۔ بھیگے لہجے میں بولتے ہوئے دادی نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ نیلی کا من اندر تک شانت ہو گیا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، یہ ولید بچہ ہے بڑے دل کا، بہت مزے کی چیزیں لاتا ہے، ایسے کیک اور بسکٹ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائے۔ طاقت کی شیشیوں نے مجھے دنوں میں بھلا چنگا کر دیا ہے۔ دادی نیلی کا پرسکون چہرہ دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، پھر دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔